गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोग परमाणु भौतिकी का अध्ययन कर रहे थे और परमाणु भौतिकी में हम लोग दो डेरिवेशंस को स्टडी कर चुके थे, जिनमें से एक तो था आपका nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और एक था आपका nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो आगे बढ़ते हम। आइए, अगला जो हमारा टॉपिक है, हालांकि ये कोई डेरिवेशन नहीं है, पर ये है सूक्ष्म संरचना नियतांक। सूक्ष्म संरचना नियतांक, इसको हम लोग जो है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको अपन जो लोग हैं वो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग के अनुपात को हम लोग सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। तो प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग हम जानते हैं, हमने निकाला था v1 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड और c जो होता है वो होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो अल्फा बराबर क्या होगा 2.18 गुणा 10 की घात 6 बटे 3 गुणा 10 की घात 8। ये अल्फा का मान होगा। इस सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/137 आएगा। ये आप भले सॉल्व करके देख लीजिएगा, है ना। तो ना तो इसका कोई विमा है और ना ही इसका कोई मात्रक है। क्यों? क्योंकि ये भी वेग है और ये भी वेग है। ठीक है, तो कि इसको अपन समझ गए होंगे कि सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या होता है। प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा निर्वात में प्रकाश के वेग के अनुपात को, प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा निर्वात में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं और इसको हम लोग अल्फा से व्यक्त करते हैं और अल्फा बराबर ये इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, देखिए ये डेरिवेशन पार्ट है, आपको मैंने पहले भी कहा था, और डेरिवेशन पार्ट जो है वो कई बार देखने से हमें समझ में आता है और अभी तक हम 2 डेरिवेशन तो कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं, आइए। और ये है अब आपका तीसरा डेरिवेशन और वो है nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति। nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो आवृत्ति को अगर हम Fn से लिखें तो Fn बराबर क्या होगा 1/T। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम आवृत्ति कहते हैं। Fn बराबर हो जाएगा 1/Tn। हमें यही निकालना। और आवर्तकाल क्या होगा? समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे 4। अब जब वो nवें कक्ष में चक्कर लगाएगा, ठीक है, अगर वो nवें कक्ष में चक्कर लगाएगा तो nवें कक्ष में जो दूरी होगी, तय की गई जो दूरी होगी, वो क्या होगी? वृत्त की परिधि, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो nवें कक्ष में चली गई जो दूरी होगी वो होगी 2 पाई rn।
और 4 है ना, nवें कक्ष में चलेगी दूरी हो जाएगी आपकी 2 पाई rn और वेग हो जाएगा आपका vn। ठीक है, rn और vn के मान अपन को पता है। rn बराबर क्या होता है, देखिए अगर आपको याद ना हो, मैं भी इस चीज में बहुत फेवरेबल हूं, आपको ये डेरिवेशन दोनों करा दिए गए हैं, rn और किसके, vn के। याद ना हो तो रिस्क ना लें, सॉल्व करके निकालें। यहां मैं हालांकि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपके लिए, rn और एप्सिलॉन नॉट के मान में सीधे सीधे लिख देता हूं। rn बराबर होता है पाई m जेड स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। उल्टा लिख दिया सर मैंने ना, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड स्क्वायर, ये rn का वैल्यू है। और vn बराबर क्या है, vn बराबर है जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh, ये है ना। हाँ जी, ये हमने दोनों निकाल चुके हैं। ये पहला डेरिवेशन था, ये दूसरा था। ये nवें कक्ष की त्रिज्या का था, ये nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का था। ये दोनों मान अपन निकाल चुके हैं, दोनों मानों को रख देते हैं अपन यहाँ। ठीक है, तो Tn पहले मैं आवर्तकाल निकाल रहा हूं 2 पाई, Rn की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर, पाई m जेड स्क्वायर, ये Rn की वैल्यू हो गई। और Vn की जगह जेड ई स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट nh। बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको करिएगा। कुछ कट रहा है, पाई से पाई जा रहा है और तो कुछ नहीं जा रहा। ठीक है ना। Vn बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं क्या आता है। Tn बराबर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया n क्यूब h क्यूब, ऊपर कितना है आपका 2 पाई और नीचे क्या आएगा m जेड स्क्वायर e4। और हमें निकालनी है आवृत्ति Fn, जो इसके भी क्या होती है, व्युत्क्रम अनुपाती होती है। आवृत्ति तो होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम निकाल देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा आपका m जेड स्क्वायर e4 और बटे में n क्यूब h स्क्वायर 2 पाई, जिससे पता चल रहा है कि आवृत्ति जो है वो जेड स्क्वायर यानी कि कक्ष संख्या के वर्ग के समानुपाती और Fn प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब, यानी आवृत्ति जो है परमाणु क्रमांक के तो वर्ग के समानुपाती और कक्ष संख्या के वर्गमूल के कक्ष संख्या के घन के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। कक्ष संख्या बढ़ेगी आवृत्ति कम होगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आवृत्ति ज्यादा होगी। देखिए एक बार इसको डबल ही चेक कर लेते हैं, यानी एक बार देख लेते हैं इसको कि सही है या गलत। टू पाई आर है और अपन को तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, इसमें पाई की गड़बड़ पड़ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये
एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि सही होना चाहिए। जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4, ठीक है। नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब। कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। एनवे कक्ष में एक बार और देख लेते हैं। अच्छा सर, समझ में आ गया। ये 2 एप्सिलॉन नॉट NH है और मैंने यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट NH लिख दिया है, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। यानी पाई यहाँ से कटेगा और ये 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा आपका 4 होगा, है ना। तो ये 4 और एक्स्ट्रा चलेगा बस, यानी ये 4 और आएगा नीचे। अब सही है सर, ये मैंने पाई का एक्स्ट्रा गलत लिख दिया था सर, है ना। तो 2 एप्सिलॉन नॉट NH स्क्वायर 4 एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एन क्यूब एच क्यूब, ठीक है सर, ठीक सर। डबल श्योर होना ज्यादा इफेक्टिव है। और देखिए डेरिवेशंस है, एक भी वैल्यू अगर गलत हो जाएगी तो सारा गलत हो जाएगा, है ना। तो दोबारा बताते हैं एक बार इसको। nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति बता रहे हैं। आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, Fn बराबर 1/Tn। और आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है समय बराबर होता है दूरी बटे 4 2 पाई Rn/Vn। Rn आपका आप देख सकते हैं पहली डेरिवेशन में आपने निकाला है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, और Vn आपने निकाला है z स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ये Rn है और ये Vn, ठीक है। इस Rn को और Vn को इस पर रख दीजिएगा, तो 2 पाई Rn की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z e स्क्वायर। Vn की वैल्यू रखेंगे z e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट nh। यहां मैं पाई लिख गया था गलती से, है ना। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, n क्यूब हो गया, h स्क्वायर h क्यूब n क्यूब, और ये भी कितना हो गया h क्यूब, और 2 into 2 क्या हो गया 4, और m z स्क्वायर e 4। और इसको फिर व्युत्क्रम कर लीजिए इसका, तो m z स्क्वायर e 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h, और Fn प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर और Fn प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब। तो क्लियर है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे आवृत्ति बढ़ेगी, और जैसे जैसे कक्षा संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आवृत्ति कम होगी। डेरिवेशन कम से कम 2 बार देखिए, जरा सी मिस्टेक हो जाती है और फिर गलत हो जाता है, ठीक है। किसी चीज को गलत लिखने की बजाय अगर आप उसे एक बार वेल करेक्ट होकर कर ले, वो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा ठीक है। और इसको 2-2 बार वीडियो को देखा कीजिए कि किस तरह से मैं कर रहा हूं। एक बार आप इसे देखिए, इसका कोई फॉर्मूला, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी। जैसे त्रिज्या की आई थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, वेग का आया था 2.18 × 10⁻⁶, ऐसे इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। इसे एक बार देखिए फिर आगे। चलिए सर आगे चलते हैं। हम इसके 3 डेरिवेशन कर चुके हैं, 3 डेरिवेशन हम इसके कर चुके हैं, और ये मान के चलिए कि आपके लिए पेपर में बोर का एक डेरिवेशन तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम 3 कर चुके हैं, है ना। तो चौथा देखिए, चौथा है nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा।
nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और यहां पर आपको nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है। यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसमें दो तरह की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है nवें कक्ष में चक्कर लगा रहा है, nवें कक्ष में चक्कर लगा रहा है और गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी Ke बराबर कितना होगा, 1/2 mvn²। वैसे तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। कितनी होती है, 1/2 mv², पर ये 1/2 mvn²। क्यों, क्योंकि vn nवें कक्ष में वेग हो गया है ना। तो vn की वैल्यू निकालते हैं बोर की प्रथम परिकल्पना से। हाँ, इधर लिखते हैं, जगह बचा लेते हैं आगे ताकि पूरी इसी में आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपकी कितनी हुई, हाफ mvn²। और बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की प्रथम परिकल्पना से बताइए, बोर की पहली परिकल्पना क्या कहती है। बोर की पहली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कार्यरत कूलाम के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी कि mvn²/rn बराबर kZe²/rn²। आप सब चेक कर सकते हैं। जब भी कोई वीडियो देखें तो अपने जो नोट्स आप शेयर करके बैठते हैं उनको देखा कीजिए, और जैसे कोई बात मैं बोलता हूं चेक करने के लिए वीडियो को वहीं पॉज कर दीजिए और फिर पुराने नोट्सों को या पुराने वीडियोस को देखें, उसमें उस चीज को देखें कि बताइए कि नहीं बताइए। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि हमको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। Rn से एक Rn कैंसिल, और क्या निकला बताइए, mvn² बराबर kZe²/rn। इस मान को रख दीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया, kZe²/2rn। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है ना। इसके बाद हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की, ये पहली पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। बताइए, स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और वो जिस नाभिक, जहां वो चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों, तो नाभिक भी तो आवेशित है, दोनों आवेशित हैं। और आवेशित कणों के मध्य स्थितिज ऊर्जा होती है K(Q1Q2)/R। तो Pe लिख देते हैं इसको अपन, है ना। वैसे मैं बता देता हूं, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। कहां बताई थी बताओ, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या का आकलन, वहां स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था आपको। तो स्थितिज ऊर्जा होती है K(Q1Q2)/R, K(Q1Q2)/R। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Pe बराबर K आएगा, Q1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसका होता है, -E। नाभिक पर आवेश कितना होता है, Ze।
अपॉन क्या आएगा आर एन लेना, क्योंकि एनवे कक्ष में चक्कर लगा है। तो स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर कितना आया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। और हमें निकालनी है एनवे कक्ष की कुल ऊर्जा। एनवे कक्ष की कुल ऊर्जा। ठीक है, और कुल ऊर्जा होगी En, और En बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी En कितनी है? En काइनेटिक एनर्जी आपकी k जेड स्क्वायर अपॉन 2rn। k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन rn। ठीक है, लघुत्तम लीजिए इसका, 2rn आएगा, ऊपर क्या आएगा के जेड ई स्क्वायर माइनस 2k जेड ई स्क्वायर बराबर क्या आया ये En, और En बराबर क्या आया बताइए माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn। इस सब को हल करने पर समीकरण 4 में ये स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई है ना। तो आप इसको देखिए, डेरिवेशन ज्यादा हार्ड नहीं है, वैसे आसानी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी आपको इसमें। फिर भी एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा आप जानते हैं हाफ mv² होती है। अब nवे कक्ष में चक्कर लगाता है तो हाफ mvn² होगी। और बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो कहां से प्राप्त होता है? कूलाम के आकर्षण बल से, k जेड स्क्वायर अपॉन rn स्क्वायर। rn से rn कैंसिल हो जाएगा और mvn स्क्वायर बराबर k जेड स्क्वायर अपॉन rn, और इस मान को इधर रख देंगे, k जेड स्क्वायर अपॉन 2rn हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। फिर आती है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। क्या आती है? स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में जो होती है वो होती है k q1 q2 अपॉन r। ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ये किसी भी आवेशित कण की स्थितिज ऊर्जा होती है k q1 q2 अपॉन r। ठीक है, आवेशित कण की स्थितिज ऊर्जा है k q1 q2 अपॉन r, और q1 की जगह आया माइनस e और q2 की जगह आएगा जेड ई। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण का होता है तो माइनस ई, और नाभिक पर आवेश प्लस का होता है तो जेड ई अपॉन rn, क्योंकि त्रिज्या है nवे कक्ष की। तो इसे सॉल्व किया तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन rn आएगा। ये समीकरण नंबर 2 होगा। और जब आप nवे कक्ष में कुल ऊर्जा की बात करेंगे तो दोनों ऊर्जाओं को जोड़ेंगे, En बराबर ke प्लस Pe, और En बराबर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k जेड स्क्वायर अपॉन 2rn माइनस Pe हो जाएगा माइनस k जेड स्क्वायर अपॉन rn। एलसीएम लीजिए 2rn आया, और k जेड स्क्वायर माइनस 2k जेड स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पर माइनस k जेड स्क्वायर अपॉन 2rn। सेम ऐसा ही डेरिवेशन 11वीं क्लास में था, और वो थी उपग्रह की कुल ऊर्जा। वो भी कुछ ऐसा ही आता था, वो आता था g m1 m2 अपॉन 2r। देख लेना, अगर आपके पास कॉपी में हो तो उसमें देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सही। हाँ, एक बात और बतानी है, और वो ये, पहले आप इसको देखिए फिर बताते हैं। पर देखिए इसको, चलिए फिर बता देते हैं कि ये अगर स्थितिज ऊर्जा का मतलब कुल ऊर्जा का ऋणात्मक आती है, एक तो आती है ऊर्जा धनात्मक और एक आती है ऋणात्मक। अगर ऊर्जा ऋणात्मक आती है तो समझ लीजिए सिस्टम बाउंड है, यानी मुक्त कराने के लिए आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो इसमें Rn का मान रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे आगे इसको, है ना।
ये माइनस में ही आई है इलेक्ट्रॉन की, मतलब परमाणु की कुल ऊर्जा, यानी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर